सभी को जिंदाबाद। और आज के पब्लिक लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सूचना के अधिकार के जो राष्ट्रीय अभियान है उसने ऑर्गेनाइज करा है इस लेक्चर को। Thank you all for joining us today on behalf of the National Campaign for People's Right to Information for this public lecture to mark 16 years of the Right to Information law, its implementation. तो आज सूचना के अधिकार कानून को लागू हुए 16 साल हो गए हैं और हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार कानून एक ऐसा कानून है जिसने इस देश में हर इंसान को सशक्त करा है, सशक्तिकरण किया है लोगों का, जिससे कि वो सवाल पूछ सकें सरकारों से। सवाल लोगों ने जम के पूछे भी हैं और ये कानून ऐसा कानून है जो कि एक लंबे मुहिम के बाद आया है। उसमें तमाम लाखों लोग पूरे देश से जुड़े, सूचना के अधिकार कानून की मांग रखी गई और जब से कानून पास हुआ है, मिला है हमें, इसका खूब जम के इस्तेमाल हो रहा है। हर साल 40 से 60 लाख RTI एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं और ये एप्लीकेशंस तमाम चीजों पर लोग लगाते हैं। अपने मौलिक अधिकार, राशन, पेंशन, सफाई, दवाई, इन सब चीजों के लिए लगाते हैं और सबसे बड़े अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि शायद यही कारण है कि सूचना के अधिकार कानून पर और कानून को इस्तेमाल करने वालों पर लगातार एक पुशबैक भी रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से कानून को ही संशोधित कर दिया गया। कानून में जो सूचना आयोग हैं उनकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, जिससे कि वो हमारी शिकायतें सुन सकें, हमें सूचना दिलवा सके सरकारों से। लेकिन उस स्वतंत्रता को कम करने के लिए, संकुचित करने के लिए अमेंडमेंट्स लाए गए, संशोधन लाए गए। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो सवाल पूछ रहे हैं उन पर भी लगातार प्रहार चल रहा है। कई लोग हैं जिनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, 90 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हत्याएं कर दी गई हैं। तो आज जब हम इकट्ठा हुए हैं, हम एक और सेलिब्रेट कर रहे हैं 16 साल में किस तरीके से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी ओर जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे जाते हुए भी इस कानून को हम जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते रहें और ये कानून एकदम पूरी तरह से सशक्त रहे। आज हम बहुत आभारी हैं जस्टिस लोकुर के। उन्होंने हमारे साथ आज जुड़ने के लिए वो राजी हुए। जस्टिस लोकुर हमारे देश की जो उच्चतम न्यायालय है उसके पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और अब मौजूदा वो जो देश है फिजी, वहाँ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं जस्टिस लोकुर। और जस्टिस लोकुर न केवल कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर, बल्कि न्यायालय के बाहर भी हम सब लोगों को के साथ खड़े रहते हैं, सूचना के अधिकार के साथ खड़े रहते हैं। तो आप सबका स्वागत है। A very warm welcome to all of you. We are doing this lecture on the occasion of 16 years of the implementation of the RTI Act. The law, as we know, has been one of the most empowering legislations for the people of this country. People have used the law to ask for basic information about their fundamental rights. They've asked for information about their rights and entitlements, rations, pensions. During COVID, the pandemic, we have seen how people have used it to access information about health facilities. But people have also used the law to hold the highest offices to account in the country, whether it's the Prime Minister's office or it is the courts, the judiciary. People have regularly asked questions and held them to account. That's probably also the reason why governments and those in power have
we've seen them push back, and the right to information has been under attack. And more recently, in the recent years, there has been a very strong attack on people's right to information. There has been an attack on the law, because the law was amended for the first time 2 years ago, when the information commissions, which are supposed to function independently and ensure that we all get information, even if governments don't want to give it to us, the powers, the autonomy of the Information Commission was compromised through amendments made to the law. And also there has been an attack on those who question, those who use the RTI law. People have been threatened, they have been attacked, there have been false cases against them. One of the co-conveners is unable to join us today because he has false and fabricated cases against him. And there have been murders of RTI users and activists. So today, as we come together to celebrate the right to information, our right to information, but also to examine and talk about the challenges that the RTI regime faces in the country. And we are very grateful that to speak to us in today's public lecture, we have Justice Lokur. Justice Lokur is a retired judge of the Supreme Court of India. He's currently a judge of the Fiji Supreme Court. So thank you very much, Justice Lokur, for agreeing to join us today. He has not just been a friend of movements and social causes in the courts, but also outside. He's been one of the most vocal voices standing in support of people's rights and the right to information. So today we have people joining us from across the country. We are going to try and be bilingual. We will be speaking both in Hindi and English to the extent possible. The chat box will be used for translations as well. After Justice Lokur has spoken, there will be a short question answer session as well. So everyone who wants to ask Justice Lokur a question, please write your questions in the chat box. They will be collated and we will be putting them to Justice Lokur after he has spoken. So without further ado, I request Justice Lokur to please take the floor. Justice Lokur. Thank you, Anjali. It's a very nice introduction that you've given for a very nice occasion. I'm very glad that we are celebrating 16 years of the right to information, and it's a very significant achievement given the problems that we've been facing in the recent past. I would like to begin by mentioning about an interview that was given to NDTV by Maria Ressa. She is a journalist from the Philippines, and she has been nominated and will be getting the Nobel Peace Prize this year. In the interview, she said something very significant. She said that without facts, you cannot have the truth. Without truth, you cannot have trust. And without any of these things, that is, without facts, without truth, and without trust, you cannot have a functioning democracy, much less try to solve the problems we are dealing with today. Now, this is something that I would like to focus on as a part of my public lecture today on the right to information. May I request you, Anjali, to please translate that? जस्टिस लोकुर ने अपनी बात शुरू करी है मारिया रेसा की बात से, जो कि इस साल उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, शांति पुरस्कार। और उन्होंने कहा है कि बिना सूचना के, बिना तथ्यों के सत्य नहीं मिल सकता। वो हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते, बिना सच्चाई के विश्वास नहीं मिल सकता। और अगर सूचना, सच्चाई और विश्वास नहीं हो
तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि ये 3 चीजें जो मरिया रेसा ने जिसकी चर्चा की है वो बहुत जरूरी हैं, और आज आपका जो लेक्चर है वो इसी बात के इर्द गिर्द केंद्रित रहे। Thank you. The struggle for right to information actually began in 1975. सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। उस केस में जो मुद्दा था, इट वाज अबाउट समथिंग कॉल्ड द ब्लू बुक, which dealt with the security detail of the prime minister. And the government said that it is a secret document, we cannot disclose the details of the blue book. पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, right to information, right to know is very important, and everybody has a right to know, so you cannot say that we will not inform you about the details of the blue book. उसके बाद 1982 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लोग जजेस को ट्रांसफर किया था, जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समय 7 जजेस का बेंच था, उन्होंने कहा कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू नो, देयर इज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर हम जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, हमें ज़रूर बताना चाहिए सरकार को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 1995 में भी ये राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बातचीत हुई, और फिर 30 साल के बाद 1975 से 2005, 30 साल के बाद we got the Right to Information Act. So it is a struggle that has taken 30 years to have the enactment of the right to information. अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना कानून ये क्यों लाया गया, इसका क्या फायदा हो सकता है? ये सूचना कानून में ही लिखा है। It is mentioned in the act itself that information is vital to the functioning of a democratic republic. It is necessary to contain corruption, and it is necessary to hold instrumentalities of the government or of the state to account. So really the idea is good governance. So if you have information, then your democracy will function. If you have information, corruption can be contained. कहीं रोड बन रहा है या कहीं ब्रिज बन रहा है, उसके 100 करोड़ का उसका खर्च होने वाला है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपने कहा था कि ये रोड तो 100 करोड़ का बनेगा या ब्रिज 100 करोड़ का बनेगा, 150 करोड़ हो गए खर्च हो गए, 130 करोड़ खर्च हो गए, क्यों? So this is something which is important that people should know. That is the purpose of the Right to Information Act. And therefore, the Right to Information Act, it has been mentioned in the Act itself, is to provide for a practical regime where you can get information or you can exercise your right to information. तो आप कहाँ एप्लीकेशन देंगे? आप एप्लीकेशन PIO को देंगे, उसने जवाब नहीं दिया तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं, अगर भारत सरकार का है तो फिर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं, और ये नहीं कि जब आपकी मर्जी हो तब आप जवाब दें। कानून में ये लिखा है कि 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, और अगर आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे गए, अपील आपने फाइल की, तो उसको 30 दिन के अंदर जवाब देना है। So there is a time limit that has been given. It is not as if you can wait for years together. The other purpose is to get access to information with public authorities. So you will have banks, you will have public sector undertakings, you will have, of course, government department. इन सब से अगर आप सूचना चाहते हैं तो आप इनको अप्लाई कीजिए, आपको सूचना मिल सकती है, और आपका ये हक है या आपका ये अधिकार है कि आपको ये सूचना दें। And then finally, to promote transparency and accountability.
So this is really the purpose of the act. This is really what the act is saying. This is not something that I am saying. This is what the act is saying. And this has come after a struggle of 30 years. So we have to understand the importance of the right to information in this context of a 30-year struggle. मेरा ये विचार है कि हमें हमें सरकार से मांगना नहीं चाहिए कि हमें आप सूचना दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, सूचना कानून में सेक्शन 4 में लिखा है कि सरकार को ये सूचना देनी चाहिए। लोग मांगे या ना मांगे, आपको देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट हैव टू आस्क कि आप मुझे बताइए कि ये हुआ या नहीं हुआ, 130 करोड़ रुपए खर्च हुए या नहीं खर्च हुए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। सेक्शन 4 में लिखा है कि आप लोगों को बताएं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नेंस में भागीदारी है। We are all participants in the governing process. So we have a right to know, and you have a right to tell us. I don't have to ask you. This is, I think, a very important aspect of Section 4 of the Right to Information Act. अब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सरकार के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कई चीजों में। अभी हाल ही में कोविड से हम गुजरे हैं, पिछले साल, इस साल सरकार से पूछा गया कि कितने लोगों की मौत हुई है, वो कहते हैं हमें पता नहीं। हजारों में, लाखों में लोगों की मौत हुई है, पर सरकार कह रही है कि हमें पता ही नहीं कितने लोगों की मौत हुई है। और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। इट इज ओनली व्हेन बॉडीज वर फाउंड इन द गंगा, बॉडीज वर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, जब ये लाशें मिली गंगा जी में या गंगा जी के पास, तब लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि अच्छा बहुत लोग मर गए। तब तक तो कह रहे थे कि हाँ लोग मर रहे हैं, तो कितने मर रहे हैं, कुछ खास तो नहीं है। तो जब ये लाशें दिखने लगी गंगा जी में, then they said yes, there is a problem. But in spite of acknowledging that there is a problem, there is no data, there is no information. How many people have died? We don't know. In the Shamshan Ghat, you will see 40, 50 funeral pyres being burnt, cremations taking place. उनकी जब फोटो आई अखबारों में, मैगजीन्स में, तब कहा कि अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कितने लोग मरे कुछ पता नहीं। और जो डेथ सर्टिफिकेट दिए जाते थे उनमें लिखा था हार्ट अटैक, दिल का दौरा, पुरानी बीमारी थी, उसे कुछ डायबिटीज था, उसे कुछ कैंसर था, जो भी कुछ था, इसलिए वो मर गए। कोविड के लिए उन्होंने जरूर कहा कि लोग कोविड से भी मरे हैं, पर और दूसरे चीजों से भी मरे हैं। बट इट इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट सेड, और ये सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा चले गया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ अ पर्सन हैज turned COVID positive, the result is COVID positive, and that person dies within 30 days, then you must accept the fact that the person has died because of COVID, and compensation must be given to that person. WHO ने कहा था, even if a person dies because of cancer, but that person has tested COVID positive, treat it as a COVID death. अब लोगों को लॉकडाउन था, हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, टीबी था, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, कैंसर था, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, और उनको कोविड हो गया। फिर आपने कहा कि टीबी से मर गए या किसी और कैंसर से मर गए। So this is where information is necessary, so that we know what is happening, we know how to plan. Then the second aspect, how many people died? Frontline health workers, doctor, nurse, ward boy,
कितना को कोविड की बीमारी हुई, कितने लोगों की मौत हुई, किसी को कुछ पता नहीं। There is no record how many people have died because of this from the hospitals. जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं उनकी मौत हुई है, और पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई है। हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास फार्मर्स 1 साल से धरना लगा रहे हैं, वहां पे कितने लोगों की मौत हुई, कुछ पता नहीं। ऑक्सीजन की कमी थी, कितने लोगों की मौत हुई क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, पता नहीं। टीवी पे रोज आ रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। लोगों ने टीवी पे बोला कि हम इधर गए उधर गए, यहाँ गए वहां गए ऑक्सीजन लेने के लिए, पर हमें मिला नहीं। और हमें कहा जाता है कि हमें पता नहीं कितने लोग मरे ऑक्सीजन से। तीसरी बात, माइग्रेशन हुआ था, लाखों लोग they left from the cities, went to the rural areas, गांव गए। कितने लोग गए कोई पता नहीं, रास्ते में कितने लोग मरे कोई पता नहीं, कितने लोगों की नौकरी चले गई कुछ पता नहीं। वर्ल्ड बैंक कहती है कि 4 करोड़ लोगों की नौकरी चलेगी, पर हमें पता नहीं कितने लोगों की नौकरी चलेगी। अब वर्ल्ड बैंक सच कह रहा है या गलत कह रहा है हमें क्या पता, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो द होल पर्पस ऑफ the right to information, to get this information, is being defeated by the government not collecting information when it should. And we have seen the consequence of COVID, or the devastation caused by the second wave of COVID and caused by the first wave of COVID, at least for the migrant workers. दूसरी बात, अब जहां इंफॉर्मेशन है, अब मैंने आपको बताया कि जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है, अब जहां इंफॉर्मेशन है वो सरकार कह रही है हम आपको नहीं बताएंगे। अब आप लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसमें लाखों लोगों ने पैसे दिए हैं, लाखों रुपए दिए हैं, कुछ कंपनीज ने करोड़ों रुपए दिए हैं। क्यों दिए हैं, कहां पे गए हैं? कोई कंपनी 2-3 करोड़ ऐसे क्यों देगी अगर उनको कुछ फायदा नहीं होगा? तो ये पैसे कहाँ गए हमें कुछ पता नहीं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया है कि मार्च 2018 से, फ्रॉम मार्च 2018 जुलाई 2021, मतलब 3-3.5 साल, in this 3.5 years 7,380 crores worth of electoral bonds have been purchased. 7,380 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। कहां पे गए ये पैसे, किसने दिए, कुछ पता नहीं। पर ये इंफॉर्मेशन है, सरकार को मिल सकता है इंफॉर्मेशन, बैंक से मिल सकता है, पर हमें बताएंगे नहीं। एक और चीज आप लीजिए, पीएम केयर्स फंड, ये एक ट्रस्ट है, इसमें भी करोड़ों रुपए हैं। हमें पता है कि सरकारी अफसरों ने दिए हैं, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिसर्स ऑफ द रेलवेज, ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, बहुत सारे लोगों ने दिया है। CSR, वहां से भी पैसे गए हैं। कितने पैसे हैं पता नहीं, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं पता नहीं। हमें बताया गया था कि ये कोविड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वेंटिलेटर खरीदेंगे, क्या हुआ पता नहीं। अब आप पीएम केयर्स फंड के आप वेबसाइट पे जाइए, आपको पता पड़ेगा कि 30 जुलाई 2020, 30th of July 2020 एक ऑडिट रिपोर्ट है 4 दिन की, 28/3/2020 से 31/3/2020। There is an audit report of 4 days, and in those 4 days
in 4 days, more than 3,000 crores were collected. Now, if that is the amount that is being collected on a daily basis, of course, this is unusual. It comes to about 750 crores per day. But if you calculate it, you are talking of hundreds and, I mean, I don't know how many thousand crores. But where is this money going? We don't know. और 2020-2021 लास्ट ईयर, इसकी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है। पिछले साल की 30 जुलाई को तैयार हो गई थी और आज अक्टूबर है, अक्टूबर 12 है, तो ऑडिट रिपोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं। एक साल में कितने पैसे गए किसी को कुछ पता नहीं। तीसरी बात, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड यू हैव टू अपॉइंट PIO, CPIO, you have to appoint an appellate authority. People have asked questions, you have to give an answer within 6 weeks. Sorry, you make the appointments within 6 weeks and give an answer within 4 weeks. This is the order of the Information Commission, Chief Information, Central Information Commission. This order was given in 2013. 2013 से आज तक 8 साल हो गए हैं। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने PIO या CPIO अपॉइंट किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एपेलेट अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो उनसे सूचना मांगी थी किसी ने भी नहीं दी। ये सब सूचना अवेलेबल है, पॉलिटिकल पार्टी हो या सरकार हो या PM केयर्स हो, जो भी कोई हो, ये इनके पास सूचना है पर हमें नहीं दे रहे। This is a problem of governance. So you will have political parties doing whatever they want and they're not accountable. They will say कि अच्छा अगले इलेक्शन में देखेंगे। अब अगले इलेक्शन मतलब 5 साल के बाद आएगा, तब क्या देखेंगे? कौन देखेगा? So this is the second problem. One is no information. Second is information is there but not being given. Third, it's information that is of doubtful accuracy. On 31st of March 2020, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि ये जो लोग माइग्रेंट्स हैं, जो शहर से गांव जा रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है क्या, उनको पानी मिल रहा है, उनको रहने की जगह है। लाखों लोग, टीवी पे हम देखते थे, लाखों लोग जा रहे हैं। Supreme Court wanted to know that are they getting food, are they getting water, are they getting shelter? और 31/3/2020 को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि रास्ते में कोई भी आदमी नहीं है, सब शेल्टर होम में है। और हमें पता है कि लोग पैदल चल रहे थे, साइकिल पे चल रहे थे, हमें पता है कि लोग रेलवे ट्रैक पे सो रहे थे और ट्रेन के नीचे दब गए और मर गए। पर सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि नहीं, सब तो शेल्टर होम में हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत कीजिए। अब ये सच था या नहीं था? This is what Maria Ressa said about trust. Can you trust the information that is being given? If you can't, then what is the use of that information? Then we are told इस साल January 2021 we are told that corona has been defeated. खत्म कर दिया हमने कोरोना को। 2 महीने बाद मार्च, अप्रैल, मई
2-3 लाख लोगों की मौत हो गई कोविड से। हाउ डू यू ट्रस्ट दिस इंफॉर्मेशन? हाउ डू यू से दैट वेल वी आर बीइंग टोल्ड कि हाँ कोविड खत्म हो गया, तो लोग क्यों मर रहे हैं? और ये नहीं कि 10-15 लोग मर गए, ये नहीं कि 2-3 हजार लोग मर गए, लाखों में लोग मरे, 2-3 लाख लोग मरे, कैसे? So, if we are not being given the correct information, then the question of trust. Whom do we trust for this information? Do we go to World Bank and say कि आप बताइए क्या हुआ है? Do we go to New York Times? आप बताइए क्या हुआ है? कहाँ से अब ये सब इंफॉर्मेशन हमें, सच्चाई की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? थर्ड, many state governments said कि नहीं सब ठीक ठाक है, it is under control. Beds are available, medicines are available, everything is all right. Public interest litigations have been filed in Gujarat High Court, Delhi High Court, Allahabad High Court, Madras High Court, Bombay High Court, Madhya Pradesh High Court, Punjab and Haryana High Court. And the High Courts have said, we want to know कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप बताइए, लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, लोगों को दवाई मिल रही है, लोगों को बिस्तरे मिल रहे हैं सोने के लिए, जो बीमार हैं, जिनको कोविड हुआ है, बताइए। तो ये सब सरकारें कह रही हैं कि नहीं सब ठीक ठाक है, तो हाईकोर्ट फिर क्या ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर लोग हाईकोर्ट क्यों गए और हाईकोर्ट ने ये सब प्रश्न क्यों पूछे? So these are some of the issues that are troubling everybody. Now, what is happening to the RTI Act? अगर इस टाइप का माहौल चला तो आरटीआई एक्ट में, सूचना कानून में क्या रहेगा? अब आप देखिए, आज या कल ये सतर्क नागरिक संगठन, अंजलि जी की एक एनजीओ है जिनमें वो हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाला है पिछले साल का। झारखंड में 18 महीने से इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ही नहीं। अगर आप सूचना मांगे तो आपको कौन देगा? पीआईओ। तो अगर वो कहेंगे कि नहीं देते तो आप क्या करेंगे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो है ही नहीं। त्रिपुरा में 3 महीने से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है, और ये तीसरी बार हो रहा है, ये नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है त्रिपुरा में। मेघालय में 7 महीने से इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे अपील्स पेंडिंग है इंफॉर्मेशन कमीशन में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील्स पेंडिंग है। लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, वैकेंसीज हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ये सतर्क नागरिक संगठन ने बताया है कि 36,800 36,000 अपील्स आर पेंडिंग, अपील्स एंड कंप्लेंट्स आर पेंडिंग, 36,800। स्टेट्स में 2,55,600 appeals and complaints are pending. Who is going to decide these? और इन्होंने जो रिसर्च किया है उसे हमें पता पड़ रहा है that it can take, in some states, not in every state, but in some state it can take between 2 to 6 years to get the information. आप कुछ सूचना मांगे, आज मांगे, आपको 2 साल बाद वो सूचना मिलेगी, तो उससे क्या फायदा होगा? और क्यों? क्योंकि लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक साथ थे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया,
इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए उनको अपॉइंट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए कि आप जो सिलेक्ट करते हैं इसमें क्या क्राइटेरियन, क्या आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन। और ये तो किसी को बताया नहीं कि क्या क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन है। पर जिस आदमी ने अप्लाई भी नहीं किया, अब उसको इलेक्शन वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। मतलब जो मन में आया कर दिया। अगर हमें अच्छा लगता है कि इसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए तो बना देंगे, कौन पूछने वाला है हमें। और अगर कोई पूछेगा तो 2 साल के बाद हम बता देंगे। सो दिस इज द वे द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट is, I'm sorry, but it's being subverted in a manner where information is not being collected, information is not being given. Sometimes inaccurate information is being given not under the RTI, but generally, and appointments are not being made. Thousands of appeals are pending or complaints are pending. Persons who do not apply, they are being appointed. और जो पूछते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 90 लोगों ने, अंजलि जी ने अभी बताया, 90 लोगों की मौत हो गई है आरटीआई एक्टिविस्ट के। अभी हाल ही में बिहार में किसी की हत्या हुई थी। तो अगर आप पूछें तो प्रॉब्लम है, नहीं पूछे चुप बैठे तो भी प्रॉब्लम है। तो क्या करें। तो ये हालात हैं, पर ये नहीं कि एवरीथिंग इज बैड। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक जन सूचना पोर्टल है जहां पे आपको सब जो सूचना चाहिए आपको मिल जाती है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है राशन कहाँ पे कितना है, किस जिले में क्या हो रहा है, किस गांव में क्या हो रहा है। आप पोर्टल जाइए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थोड़ी कमियां हैं, पर कोशिश कर रही है राजस्थान में कि जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, पेंशन का हो या डिसेबिलिटी का हो, जो भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जन सूचना पोर्टल पे जाइए, आपको वो सब मिल जाएगा। अब मुझे ये भी बताया गया है कि कर्नाटका में शायद इस महीने इसी टाइप का जन सूचना पोर्टल शुरू करेंगे। शुरुआत हो रही है, टाइम लगेगा कि आपको जो भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो सब आपको मिल ही जाएगा, तो शुरुआत हो रही है कर्नाटका में। सो इट इज गुड that the initiative has been taken by Rajasthan, the initiative has been taken by Karnataka. Maybe some other states will follow suit, and then Section 4 will become a reality where you don't have to ask for information. The information is available on the website or on the portal of the state government. That's when life will be given to the Right to Information Act. And that is something that we should try to encourage. That let there be accountability, let there be transparency, let there be information, free flow of information. For what? For better governance. It's not that people are wanting information just for the fun of it. They want it for better governance. They want to eliminate corruption. They want efficiency in the government. And all that is possible only if information is freely available. And that's what the right to information is all about. From 1975, 50 साल होने वाले हैं. This is the struggle which is ongoing, and I'm very glad that some states have taken the initiative. And I hope that this occasion, a day like this, is celebrated,
and information is freely available to everybody. Thank you very much. Rakesh, can you please moderate the question answers with Justice Lokur? Thank you, Justice Lokur. Yeah, Anjali. Thank you, Justice Lokur. So we have some questions. So two of these questions are related to the courts, one from Vipul Mutkal, one from Jagdeep Chopar. So they've been, one says the Supreme Court has been refusing RTA queries about its own functioning. Common cause and other requests have been rejected. Second appeal was filed, but the CAC ruled in favor of the court. So in the second case, in both the issues that you mentioned in your talk, electoral bonds as well as political parties being public authorities under the Right to Information Act, petitions are pending in the Supreme Court for quite some time, and the court does not seem to have any time or inclination to hear them. So the question is, in such situations, especially dealing with the highest courts of the land, Supreme Courts, High Courts, what can the citizens do is the question. Justice Lokur. Yeah, well, that's a very difficult question to answer. You see, the only thing that a citizen can do, or the petitioner can do, is to highlight the problem by moving an application before the Supreme Court to say that you please expedite, the hearing of the case. Now, I know that there are some important cases which are pending for a long time. Challenge to the Citizenship Amendment Act, for example, is pending since 2017. Electoral bonds, I think, if I remember correctly, is pending since 2019. Right? So I really don't know what to say. All that you can do is request the court to please expedite and point out the importance of the case and convince the judges to take it up on priority. Okay. Thank you. I know this answer will not satisfy them, both Vipul and Jagdeep, but really, there's nothing more that I can say on this. Thank you. Another question, again related to the courts, is that from Chayan Ghosh. What is the remedy when high courts issue ex parte stay orders on orders passed by the information commissions, which usually last several years, and these cases don't seem to be taken up? So essentially, the question is around the directions of the information commissions not being complied with, because the appellants go to the court and the court gives an ex parte stay order, and again, the case is not taken up. Yeah, well, there are two things. One, again, like I said, you move an early hearing application and say that you take it up, on priority because certain information is required or certain directions have been given by the Information Commission, which need to be complied with. The second is that, you see, it is important to file a reply to these petitions quickly. What happens normally is that, somebody goes to the court, gets a stay order, ex parte stay order, and then you say that, well, I will file my reply after 4 weeks, I'll file my reply after 6 weeks. Why is it not possible to file the reply within a week? To tell the court that, listen, it's important. That's why I'm going to file it within 1 week. I don't want 4 weeks time to file a reply. Standard request is 4 weeks. Give me 4 weeks time. So you say, I'll do it within 1 week, because it is urgent. And, depending upon now, not the Supreme Court, but the high courts also have a huge amount of vacancy. It's almost 40%. Efforts are now being made to fill up some of these vacancies, but 40% posts are lying vacant. So there is a constraint. I understand that. There is an urgency also. I understand that. But, unless we are able to get our act together, make the appointments, we will just continue in this fashion.
It's a huge systemic problem. It's not something which can be just discussed like this. It's a huge systemic problem. Okay. Yeah, another question is regarding the appointments to the Information Commission. So it's not a question, but a suggestion, and we would like your opinion. So bureaucrats capturing the Information Commissions is a serious concern that works against transparency law in India. Should a cooling off period like 4 or 5 years after retirement be made mandatory for any official to be eligible for appointment as a Information Commissioner? This question is from Mr. Srinivas Madhav. This is a suggestion. What do you think of it, Justice Lokur? Yeah, well, this thing about cooling off period is something which has been discussed very often in the case of the judiciary also. That a judge should not be given some commission or something for a period of 2 years or for a period of 3 years. I don't know. As far as I'm aware, no study has been done whether it makes a difference or not. You see, now if you tell a bureaucrat that for 2 years we will not give you an assignment, whether it's for Information Commission or for anything, that bureaucrat will say, all right, you can't stop me from joining a private company. So he will join a private company, get 10 times the salary or 5 times the salary. So, there are pros, there are cons. But unfortunately, this is still at the stage of discussion. Should it be done or should it not be done? We don't have any detailed information or any data or any study about what will be the impact of a cooling off period. What will be the impact if there is no cooling off period? Okay. What will be the impact if the cooling off period is for 2 years? What will be the impact if the cooling off period is for 5 years? So it's very difficult to answer this. I mean, there are plus points, there are minus points, on both sides. Okay. Another concern, which is not a question, from Roli from Madhya Pradesh is, हमने सोचा था कि सूचना आयोग हमें सूचना दिलवाएगा, लेकिन अफसोस उसमें है कि जो भी आयुक्त बैठे हैं सूचना इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो सरकार की तरफ बोलते हैं. So what can people, common citizens, do in that case when you feel that the commissions and commissioners are taking the side of the government? तो सिर्फ कोर्ट में ही फैसला हो सकता है उसका. अब ये नहीं कि हर एक केस जो फाइल होती है वो सिटीजन के फेवर में जाएगी. तो अगर आपको लगता है कि फैसला गलत हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि ये फैसला गलत है और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है और आप सही फैसला दीजिए. तो ये कहना कि इंफॉर्मेशन कमीशन बायस्ड है, ये तो मुश्किल है. अगर मतलब कहना तो है तो लोग कह तो सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, पर ये प्रूव करना मुश्किल है. तो ये तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. One question from Mr. Saurav Das. He says, in terms of appointment of judges, the Supreme Court keeps denying right to information applications, seeking to know on what basis, on what basis of material that is considered a person is deemed to be fit to be a judge. So his question is, shouldn't people have a right to know on what basis someone is being appointed? So he wanted to know your views. Should that material be made available to the public in the public domain, or what do you think of it? Yeah, well, there are a lot of considerations that go, and it's not a single process in the sense that the High Court recommends some persons, right? And it's not only one person, the Chief Justice, who makes a recommendation. There are 3 judges in the High Court, the 3 senior most judges. They make a recommendation. I assume that their recommendation is wrong, or it's a bad recommendation. It goes to the government. The government can say that, well, the recommendation is bad.
And these are our reasons for saying it is bad. So there is a sort of a filter or a scrutiny at the level of the government. From the government, it goes to the Supreme Court. And in the Supreme Court also, you have the three senior most judges who will look at the material, the view expressed by the High Court, the view expressed by the government, and take a decision. So that is a second filter. So that filtration process is there. Okay. Again, you can't have a perfect method. Okay. In any selection process, you can't be 100% sure or 100% accurate. But as long as you have these filters, I think it works as a sort of a check and balance process. Okay. Yeah, thank you very much, Justice Lokar. Thank you, audience, for asking all those questions. Yeah, Amrita, you can take over. Yeah, I'll invite Venkatesh to give the vote of thanks to Justice